नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है जबलपुर मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। सोमनाथ से जबलपुर तक आने वाली सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन 17 दिसंबर 2018 को शाम करीब 5 बजे जब जबलपुर स्टेशन पहुंची तो सैकड़ों यात्रियों के साथ एक कोच में सवार मनीष वाजपेयी भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरे। मनीष वाजपेयी नर्मदा विकास प्राधिकरण में इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी करते थे। मनीष का परिवार जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके में इंदिरा गांधी वार्ड की अंजनी सोसाइटी में रहता था। मनीष की पोस्टिंग जबलपुर के नजदीक जिला नरसिंहपुर में थी, इसलिए वो रोज सुबह ट्रेन से जाने के बाद शाम को सोमनाथ एक्सप्रेस से ही वापस घर आ जाते थे। मनीष के 2 बेटे हैं, जिनमें से बड़ा बेटा इंदौर में इंजीनियर है और छोटा बेटा नरसिंहपुर के पास मुगली गांव में अपने नाना नानी के पास रहकर खेती का काम संभालता है। इस तरह उनकी पत्नी विनीता दिन भर घर में अकेली रह जाती थी। इसलिए शाम को स्टेशन से उतरकर घर जाने से पहले मनीष पत्नी को फोन जरूर करते थे ताकि घर की जरूरत का सामान रास्ते से खरीदते हुए घर पहुंचे। उस रोज भी मनीष ने जबलपुर स्टेशन से बाहर निकलकर पत्नी विनीता से बात की और फिर सीधे घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो उन्हें दरवाजे के चैनल गेट पर अंदर से ताला पड़ा मिला। घर में अकेले रहने पर विनीता चैनल पर ताला लगा देती थी। मनीष ने घंटी बजाई और कुछ देर तक पत्नी द्वारा दरवाजा खोलने का इंतजार किया, लेकिन काफी देर बाद भी विनीता दरवाजा खोलने नहीं आई तो मनीष ने कई बार दरवाजा पीटा। वह घंटी बजाई। उन्होंने पत्नी के मोबाइल पर भी फोन किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले अशोक वर्मा बाहर आए तो मनीष को दरवाजे पर खड़ा देखकर वो 1 मिनट उनके पास रुककर बात करने लगे। तब मनीष ने विनीता द्वारा दरवाजा ना खोलने की बात उन्हें बताई तो अशोक शर्मा ने कहा कि हो सकता है कि विनीता वॉशरूम में हो। अशोक मनीष को तब तक अपने घर चाय पीने के लिए ले गए। मनीष अशोक वर्मा के घर पर चाय पीते पीते भी कई बार पत्नी का मोबाइल नंबर मिलाते रहे, लेकिन पत्नी के मोबाइल की घंटी लगातार बज रही थी पर वो फोन नहीं उठा रही थी। मनीष परेशान थे कि आखिर वो कहाँ है जो फोन भी नहीं उठा रही। चाय पीने के बाद दोनों फिर बाहर आ गए। मनीष ने फिर से अपने घर की घंटी बजाई पर कोई नतीजा नहीं निकला। फिर मनीष के कहने पर अशोक वर्मा अपने घर के आंगन से बाउंड्री वॉल फांदकर मनीष की छत पर पहुंचे। उन्होंने घर में उतरकर कमरे का नजारा देखा तो वहां उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लगा। अशोक को घबराया हुआ देखकर खुद मनीष भी बाउंड्री वॉल फांदकर अपने घर में दाखिल हो गए। जब वो ऊपर की मंजिल पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए थे। उनकी पत्नी विनीता खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई थी। विनीता के गले में पतली रस्सी भी बंधी थी और पास ही खून से सना बेसबॉल का डंडा पड़ा था। ये सब देखकर मनीष अपने होश खो बैठे। उन्होंने तत्काल गैलरी के गेट का ताला तोड़कर पुलिस व एम्बुलेंस को फोन किया। घटना की जानकारी मिलते ही गढ़ा थाना प्रभारी शफीक खान पुलिस फोर्स लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। पहली ही नजर में साफ था कि विनीता की मौत हो चुकी थी। गले में रस्सी बंधी थी और चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था। मामला हत्या का देखकर थाना प्रभारी ने एसपी अमित सिंह, एएसपी संजीव व सीएसपी दीपक मिश्रा को भी घटना की जानकारी दे दी, जिससे एएसपी संजीव और सीएसपी दीपक मिश्रा के अलावा एफएसएल और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर खान ने पूरे मकान का बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि हत्यारे ने मकान में फ्रेंडली एंट्री की थी। इसका मतलब ये निकला कि हत्यारा विनीता का परिचित ही था। घटना स्थल की जांच और जरूरी कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने विनीता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मनीष से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनकी शाम करीब 5 बजे विनीता से फोन पर उस समय बात हुई थी जब वो ट्रेन से जबलपुर स्टेशन पर उतरे थे। स्टेशन से घर आने में उन्हें 25 मिनट लगे थे। उसी दौरान विनीता के साथ वारदात हुई थी। चूंकि घर का सभी सामान सुरक्षित था, इसलिए हत्या का मकसद लूट नहीं था। 25 मिनट में इतनी सफाई से हत्या कर हत्यारा भाग ही नहीं सकता था। इससे साफ था कि हत्यारा विनीता के साथ घर में पहले से मौजूद रहा होगा। हत्यारा विनीता का मोबाइल अपने साथ ले गया था, मतलब साफ था कि मोबाइल के माध्यम से हत्यारे की पहचान संभव थी। पुलिस ने मृतका विनीता के मोबाइल फोन की
कॉल डिटेल्स निकलवाने के अलावा उसके बैकग्राउंड की भी जांच शुरू कर दी। इसके अलावा मनीष वाजपेयी के यहाँ आने जाने वालों की सूची बनाकर उन सबसे भी पूछताछ की गई। इस दौरान पता चला कि इन सब में से एक परिचित शहर से लापता मिला और उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। इसलिए पुलिस ने शक की सुई उस आदमी की तरफ घुमा दी। इसी बीच पुलिस का ध्यान एक ऐसे फोन नंबर की तरफ भी गया जिससे विनीता के पास अक्सर फोन आया करता था। इस नंबर पर दोनों के बीच व्हाट्सएप पर हुई चैटिंग की पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उक्त नंबर वाला युवक विनीता पर अनैतिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। पुलिस ने इसी बात को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि घटना वाले समय वो फोन नंबर जबलपुर में ही था। इतना ही नहीं, दोपहर 12 बजे से 5:30 बजे के बीच उसकी लोकेशन भी विनीता के घर के पास के टावर के टच में थी। ये फोन घटना से 3 दिन पहले से जबलपुर में था और घटना वाले दिन सुबह के समय उस फोन से विनीता से बात भी की थी। इसलिए पुलिस ने पूरा ध्यान इस फोन नंबर पर ही लगा दिया। उस फोन कार्ड का सिम शिवकांत के नाम से था जो कि कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। पुलिस ने इस संदिग्ध फोन नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। साइबर सेल की मदद से जांच टीम को जानकारी मिली कि उस फोन नंबर की लोकेशन कस्बे में कचपुर ब्रिज के पास है। टीम तुरंत वहां पहुंच गई और एक युवक को कचपुर ब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना नाम शिवकांत उर्फ रिंकू बताया। उसके कपड़ों पर खून के कुछ दाग लगे मिले जिससे पुलिस को पूरा भरोसा हो गया कि विनीता का कातिल कोई और नहीं बल्कि रिंकू ही है। पूछताछ में रिंकू विनीता को जानने से भी इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसका मिलान विनीता के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से किया तो रिंकू दोपहर लगभग 12 बजे विनीता के घर आता हुआ और शाम 5:30 बजे वहां से जाता हुआ दिखा। अब रिंकू सीसीटीवी फुटेज को गलत साबित नहीं कर सकता था, लिहाजा चारों तरफ से घिर जाने के बाद रिंकू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने विनीता की हत्या की जो कहानी बताई वो हैरान कर देने वाली निकली। कोई 25 साल पहले नरसिंहपुर के मुगली गांव के रहने वाली विनीता की शादी नर्मदा विकास प्राधिकरण में कार्यरत मनीष वाजपेयी के साथ हुई थी। दोनों के 2 बेटे हैं। मनीष संपन्न परिवार के अकेले बेटे थे तो वही विनीता भी उच्च परिवार की इकलौती बेटी थी। सरकारी नौकरी में मनीष अच्छे पद पर थे, इसलिए घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। पूरा परिवार काफी सभ्य और सुलझे विचारों वाला था। विनीता धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो शहर में होने वाले धार्मिक आयोजनों में अक्सर शामिल होती रहती थी। विनीता जितनी सुंदर देखने में थी उतनी ही वो मन की भी साफ थी। कुछ समय पहले वो एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वृंदावन गई थी। उस कार्यक्रम में कौशाम्बी से शिवकांत मिश्रा उर्फ रिंकू फोटोग्राफी करने वहां आया हुआ था। उस कार्यक्रम में शामिल कई लोग रिंकू से अपने फोटो खिंचवा रहे थे। विनीता को ऐसे मौके पर फोटो खिंचाने का शौक नहीं था, इसलिए वो चुपचाप भीड़ से अलग खड़ी थी। इस दौरान रिंकू की नजर विनीता पर पड़ी तो वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वो विनीता के पास आ गया और विनीता से अपनी फोटो खिंचवाने का आग्रह करने लगा। पहले तो विनीता ने उसे मना कर दिया, लेकिन जब रिंकू ने जिद की तो विनीता ने अपने कुछ फोटो उससे खिंचवाए, जिसके बाद ऑनलाइन फोटो भेजने के लिए रिंकू ने उनका व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया। इसके 2 दिन बाद रिंकू ने विनीता के सारे फोटो व्हाट्सएप पर भेज दिए। साथ ही फोटो खिंचवाने के लिए उसने विनीता का आभार भी व्यक्त किया। विनीता जैसी खुद सरल स्वभाव की थी वैसा ही वो फोटोग्राफर रिंकू को भी समझ रही थी, लेकिन रिंकू ऐसा नहीं था। कुछ दिन बाद फोटो मिलने की बात पूछने के बहाने रिंकू ने विनीता को फोन किया और दोस्ती बढ़ाने के लिए वो उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। धीरे धीरे जब उसने विनीता के घर का पता सहित उसके बारे में सब कुछ जान लिया तो वो अपनी औकात पर आ गया। व्हाट्सएप मैसेज भेजकर वो विनीता से उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा और बातों बातों में उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। विनीता को यह बात अजीब लगी। कोई दूसरी महिला होती तो शायद वो उसकी शिकायत पुलिस में कर देती, लेकिन विनीता ने ऐसा ना करके पहले उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन वो उसे जितना समझाने की कोशिश करती रिंकू उतनी ही आशिकी भरी बातें करता था। विनीता ने एक गलती जो की थी वो ये थी कि जिस रोज रिंकू ने पहली बार उससे इश्क का इजहार किया था उसी रोज उसे ये बात अपने पति को बता देनी चाहिए थी, पर उसने नहीं बताई। दरअसल उसका सोचना था कि वो अपने स्तर से इस समस्या को सुलझा लेगी, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर पहुंचने लगा था। समस्या कितनी बड़ी है इस बात का अंदाजा उसे उस रोज लगा
जब रिंकू दूसरे कार्यक्रमों में फोटोग्राफी करने जबलपुर तक आने लगा। विनीता के घर का पता उसने पहले ही ले लिया था। उसे ये भी मालूम था कि विनीता घर पर अक्सर अकेली रहती है, इसलिए वो रोज अचानक उसके घर में आ धमकता था। उसके घर आकर भी वो उससे अपने प्यार का इजहार करने लगा था। इस पर विनीता ने उसे समझाया, देखो रिंकू, मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मुझसे इस तरह की उम्मीद करना गलत है। मैं शादी करने की बात कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो केवल साथ में एक रात बिताने की मांग कर रहा हूँ, रिंकू ने बेशर्मी से कहा। उसकी बात पर विनीता को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कोई तमाशा खड़ा ना हो इसलिए उसे समझा बुझाकर उसने वापस भेज दिया। लेकिन इस घटना के बाद वो विनीता को व्हाट्सएप पर काफी अश्लील मैसेज करने लगा था, जिससे तंग आकर विनीता ने उसे सख्त लहजे में आगे से कोई मैसेज या फोन ना करने की चेतावनी दे दी। रिंकू ने पुलिस को बताया कि वो विनीता की खूबसूरती का इतना दीवाना हो चुका था कि वो हर हाल में उसे पाना चाहता था। घटना वाले दिन जब वो जबलपुर आया तो उसने पहले ही निर्णय कर लिया था कि इस बार विनीता के घर से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। इसलिए उस रोज मनीष की नरसिंहपुर के लिए रवाना होते ही वो उसके घर पहुंच गया। घर पहुंचकर वो विनीता पर अपनी बात मनवाने का दबाव बनाने लगा, लेकिन विनीता ने साफ तौर पर उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने रिंकू से वहां से चले जाने को भी कह दिया, लेकिन रिंकू उसके घर पर जमकर बैठ गया। इस पर विनीता ने उससे कहा कि अगर अब भी वो सही रास्ते पर नहीं आया तो वो उसकी सारी व्हाट्सएप चैटिंग पति को दिखाकर उसकी शिकायत पुलिस में भी कर देगी। पर विनीता की बात का रिंकू पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी बीच शाम 5 बजे मनीष ने जबलपुर स्टेशन आकर विनीता को फोन किया तो उस समय रिंकू वहीं बैठा था। उसे लगा कि आज विनीता अपने पति को सब कुछ बता देगी, इसलिए विनीता के साथ वो जबरदस्ती करने लगा। उसका सोचना था कि अगर वो किसी तरह से संबंध बनाने में कामयाब हो गया तो शायद वो उसकी शिकायत पति से ना करे, लेकिन विनीता ने रिंकू को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और बचने के लिए वो ऊपर के कमरे में भागी, जहां पीछे से रिंकू भी पहुंच गया। उसी समय रिंकू ने साथ लाई पतली रस्सी उसके गले पर कस दी, जिससे उसकी सांस रुक गई। फिर पास रखे बेसबॉल के डंडे से उसके चेहरे पर बेतहाशा वार किए। फिर उसे लगा कि वो मर चुकी है तो वो वहां से रीता का फोन लेकर भाग गया। उसने विनीता का फोन कचपुरा ब्रिज के पास छिपा दिया था, जो पुलिस ने बरामद कर लिया। रिंकू का सोचना था कि विनीता ने उसकी पहचान के बारे में किसी तीसरे को जानकारी नहीं दी है, इसलिए उसका नाम कभी भी इस मामले में सामने ना आने पर वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। पर उसकी सोच गलत साबित हुई। पुलिस ने रिंकू से पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।